हाँ, प्यारे छात्र छात्राओं, कल हम लोग भक्ति काल के सगुण भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में अध्ययन किए। अब उसके आगे काल आता है रीत काल। आज हम लोग रीत काल के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका नाम रीत काल क्यों पड़ा, इसकी समय सीमा क्या है, इस काल के प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी समय सीमा मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत महान इतिहासकार थे, उन्होंने रीतकाल का समय विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक माना है, जिसको सन में कहेंगे तो 1643 ईस्वी से 1843 या इसको 1850 भी कहा जा सकता है। इसके बाद इसके नामकरण की बात आती है। इसका नाम रीतकाल क्यों पड़ा या अन्य कोई और भी नाम है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस काल का नाम प्रमुख रूप से 3 नाम दिए गए हैं, या विद्वानों ने इसके प्रमुख 3 नाम दिए हैं। पहला, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम रीतकाल रखा, और रीतकाल इसलिए रखा कि इस समय एक प्रकार की लक्षण ग्रंथ लिखने की रीति चल रही थी, और इस लक्षण ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति को देखते हुए उन्होंने इस काल का नाम रीतकाल रखा। दूसरे हैं इन्हीं के प्रमुख शिष्य आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी। उन्होंने इस काल का नाम श्रृंगार काल कहना उचित समझा, या उन्होंने इसका नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया। उनका तर्क यह है कि इस काल में चाहे कोई और बातें हों या न हो, या ग्रंथ लिखे गए हों न हो, कोई रीति चल रही हो नहीं चल रही हो, लेकिन सबने यानी इस काल में जितने भी कवि हुए सभी लोग मिल करके उन्होंने श्रृंगार रस की अधिक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रायः भूषण जी को छोड़ दिया जाए तो इस काल के सभी कवियों ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का बड़ा ही सही वर्णन किया है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगारता को देखते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने इसका नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया। और तीसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार मिश्र बंधु हैं, जिन्होंने इस काल का नाम अलंकरण काल या अलंकृत काल रखने का सुझाव दिया। बात यह है कि उनका ये कहना था कि इस काल में एक नया प्रयोग देखा जाता है कि प्राय सभी कवि रीतकाल में एक नए कला, एक नए अलंकार और विशेषकर अलंकार का प्रयोग करने में विशेष रुचि दिखाते हैं। तो उनकी इस विशेष रुचि या प्रवृत्ति को देखते हुए इस काल का नाम उन्होंने अलंकृत काल या अलंकरण काल रखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीत काल में प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। प्यारे छात्रों, रीत काल में कई प्रकार के कवि हुए, इसलिए उनका वर्गीकरण कर दिया जा रहा है। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि कुछ ऐसे कवि थे जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को हिंदी में लिखने का प्रयास किए, जिसको रीति ग्रंथ कहते हैं। ये उन्होंने लिखने की काफ़ी प्रयास किए हैं। ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि के श्रेणी में रखा जाता है। और दूसरे प्रकार के ऐसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ या अन्य किसी बात पर ध्यान न दे करके वह अपने हृदय की भावनाओं के अनुसार कविता लिखते थे। ऐसे कवियों को रीत मुक्त कवि कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के ऐसे कवि हैं जो न तो मुक्त रूप से लिख ही सके और न उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ ही लिखा। ऐसे केवल वह कविता करते समय या काव्य लिखते समय उनका ध्यान लक्षण ग्रंथों की तरफ था, लेकिन उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। ऐसे कवियों को या ऐसे कवि को रीत सिद्ध कवि के रूप में माना जाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, अब ये देखना है कि हमारे इस रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कौन कौन कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रीतबद्ध कवि को लेता हूँ। रीतबद्ध कवियों में सबसे पहले नाम कवि चिंतामणि का आता है, क्योंकि चिंतामणि से ही रीतकाल
की शुरुआत मानी जाती है, वही रीतकाल के प्रवर्तक हैं और उन्हीं से यह माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, चिंतामणि ने जो लिखा कवि कुल कल्पतरु काव्य प्रकाश, इसमें लक्षण ग्रंथों का भरपूर रूप से तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे प्रमुख कवि हैं मतिराम। कवि मतिराम, इन्होंने भी लक्षण ग्रंथों की परंपरा से जुड़े रहे और इन्होंने जो है रसराज और ललित ललाम, सतसई आदि करके कई ग्रंथों की रचना की। इसके बाद हैं भूषण कवि, जो वीर रस के कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी रीति यानी लक्षण ग्रंथों के लिखने से दूर न हो सके और उन्होंने शिवराज भूषण करके अलंकारों के बारे में लक्षण ग्रंथ लिखा।